नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कानूनी जानकारी से जुड़े हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। लीगल लिटरेसी के आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे साइबर कानून पर। हम जानेंगे कि यह कानून कितना वृहद है, इसमें कौन कौन से प्रावधान शामिल हैं और यदि कोई इस कानून का उल्लंघन करते हुए साइबर क्राइम करता है तो किस तरह से दंड के प्रावधान है। तो चलिए शुरुआत करते हैं लीगल लिटरेसी की। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हाई कोर्ट अधिवक्ता सिमरन कौर लूथरा जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। नमस्कार मैम, सबसे पहले आपसे हम यही समझना चाहेंगे कि साइबर लॉज ये क्या होते हैं। जी। जब हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का यूज़ करते हैं, आए दिन मोबाइल हमारे हाथ में हमेशा रहता है, कंप्यूटर हमारे पास हमेशा रहता है, हमारे घर में सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं, हम ऑफिस में अगर कार्य करते हैं तो वहाँ पे भी हमारा सिस्टम लगा रहता है। साथ ही साथ अगर हम अपने घर में चीज़ों को देखेंगे, स्मार्ट टीवीज हो गए, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर्स हो गए, एन नंबर ऑफ चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चलती है। और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में क्योंकि अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, हैकिंग की बहुत ज़्यादा संभावनाएं देखी जाती हैं, सिक्योरिटी ब्रीचेस के कई सारे कंप्लेंट्स आते हैं। उसके लिए साइबर लॉ एक काफी ज्यादा डेवलपिंग लॉ है और इसमें ये देखा जा रहा है क्योंकि एन नंबर ऑफ स्कैम्स हो रहे हैं। अभी रिसेंटली हम अपने कंट्री में डीप फेक का बहुत ज्यादा स्कैम देख रहे थे कि कुछ पुलिस वाले अफसर जो हैं वो वीडियो कॉल्स करके रैंसम मांग रहे हैं कि भाई आपके घर से आपका लड़का पकड़ाया है, उसको छुड़वाना है, अगर आपको तो इतने पैसे आपको ट्रांसफर करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से कई सारे फ्रॉडस्टर्स है जो आपको एन नंबर ऑफ तरीके से स्कैम करते हैं। तो साइबर क्राइम क्या होता है, इसकी कुछ उदाहरणों से हम अभी समझ लेते हैं कि ये क्राइम क्या है और ये एपिसोड किन लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किन लोगों के लिए इस लॉस को समझना और इसमें कार्रवाई किस प्रकार से करनी है वो करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप देखेंगे बाल अश्लील साहित्य और बाल यौन शोषण सामग्री, अगर इसका वितरण अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कर रहा है तो उसके लिए साइबर लॉज बने हैं। साथ ही साथ साइबर बुलिंग जिसको बोलते हैं कि हरासमेंट अगर आपको किया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या किसी भी प्रकार के कम्युनिकेशन के माध्यम से, किसी डिवाइस कंप्यूटर वगैरह या इलेक्ट्रॉनिक कोई भी चीज से, वो साइबर बुलिंग के अंतर्गत आ जाता है। साइबर स्टॉकिंग, कोई आपका पीछा कर रहा है या आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, वो भी एक अपराध है। साथ ही साथ साइबर ग्रूमिंग हो गया, ऑनलाइन जॉब फ्रॉड, अगर आपको कहीं से कॉल आता है या ईमेल आता है कि आपको इस कंपनी में जॉब करना है तो आपको एक डिपॉजिट अमाउंट इस अकाउंट नंबर में डालना होगा, उसके बाद आपको जॉब मिलेगी। वर्क फ्रॉम होम वाले कई सारे ऐसे स्कैम्स होते हैं। साथ ही साथ आप फिशिंग बोल सकते हैं कि जो कस्टमर आईडी, आईपी एंड क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो इन्फॉर्मेशन सारी चीजों को गैदर करके फ्रॉडस्टर्स आपके बैंक खाते से पैसा निकाल लेते हैं, वो फिशिंग की कैटेगरी में आ जाता है। विशिंग भी हो गया, इसमें एटीएम पिन, ओटीपी, ये सारी चीजों का जो फ्रॉड होता है वो इस कैटेगरी में आ गया। स्मिशिंग और साथ ही साथ जो सिम स्वाप स्कैम अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में देखा गया था कि सिम आपके जो सिम पे कॉल्स आ रहे हैं, ओटीपी के कॉल्स आ रहे हैं, वो सब कुछ दूसरे के सिम में चला जा रहा है और उनको इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है। तो इस प्रकार का भी स्कैम हमारी कंट्री में देखा गया था। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड फ्रॉड अगर आपके साथ हुआ है, अगर आपके डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन किसी को मिल गई है और उन्होंने उसमें से बैंक ट्रांसफर कर लिया है, उसमें से पैसे निकाल लिए हैं, तो इस प्रकार का भी फ्रॉड हुआ है। तो किसी की आइडेंटिटी थेफ्ट भी हुई है कि किसी का इंस्टाग्राम हैंडल या फेसबुक हैंडल यूज करके भी कुछ लोगों से पैसे डिमांड किए गए हैं, वो भी एक साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। स्पैम करना, किसी को अगर किसी को एसएमएस या एमएमएस भेज करके लिंक कोई उसमें डाल दी गई और उस लिंक पे क्लिक करने के बाद में पता चल रहा है कि आपके खाते से पैसे चले गए हैं या आपके फोन की सारी इंफॉर्मेशन उनके फोन में चली गई है, इस प्रकार से। और साथ ही साथ आपको अगर ब्लैकमेल किया जा रहा है रैंसम के लिए, वो भी ऑनलाइन माध्यम से अगर किया जा रहा है, वो भी साइबर क्राइम की श्रेणी में आ जाता है। तो इस प्रकार से एन नंबर ऑफ चीजें हैं, डाटा ब्रीच हो गया, वायरस हो गया, और एन नंबर ऑफ चीजों की वजह से साइबर क्राइम घटित होता है। अगर आपके साथ भी ये सारी चीजें हुई हैं तो आप इस एक्ट के तहत साइबर लॉज की शरण ले सकते हैं और अपने लिए जस्टिस के लिए डिमांड कर सकते हैं। और आपको क्या करना है, आगे वाले हम चीजों में, आगे वाले एपिसोड में हम इसको चर्चा करेंगे। इसी एपिसोड में आगे हम उन क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। फिलहाल मैंने ये दायरा बता दिया है, अगर आप इन सब चीजों से ग्रसित है तो आप डेफिनेटली साइबर जो लॉज है उसकी शरण ले। जी अमित। बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि काफी वृहद ये कानून होते हैं
मैम, आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे कि मौजूदा दौर में ये जरूरी क्यों है और साइबर कानूनों के भी क्या अलग अलग तरह के प्रकार होते हैं? जी, सबसे पहले हम ये देखते हैं ये जरूरी क्यों है, क्योंकि सारा कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आ चुका है। आपके सारे इंफॉर्मेशन सब कुछ ऑनलाइन डेटाबेस में चढ़ चुके हैं ऑलरेडी, केवाईसी के माध्यम से। अगर बैंक खाते पुराने जमाने में देखा जाए तो पेन एंड पेपर में होता था, आजकल बैंक ट्रांसफर्स भी आप मोबाइल के जरिए करते हैं। आप अपनी सिक्योरिटी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करते हैं। हर जगह आपके ऊपर एक खतरा बना रहता है कि कहीं ना कहीं से अगर कोई हैकर हो या कोई स्पैमर हो या कोई भी अपराधी हो जो साइबर क्राइम आपके विरुद्ध घटित कर सकता है, उसको अगर आपकी इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन मिल गई, आपके बैंक खाते की इंफॉर्मेशन मिल गई, तो आपके साथ आपके लाइफ टाइम की जमा पूंजी या आपकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनल डिटेल्स, प्राइवेसी की प्राइवेट चीजें हैं, वो सारी चीजें लीक होने के चांसेस हो जाते हैं। तो आपकी सेफ्टी के लिए साइबर लॉ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको इस लॉ के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी होनी बहुत अनिवार्य है कि आप इसके बारे में जागरूक रहें, अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि आप इससे अवेयर रहेंगे तो आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। आपको तुरंत क्या करना है, अगर आपको अलर्ट मिल रहा है, अगर कहीं सस्पिशन एक्टिविटी आपको दिख रही है, आपको तुरंत क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, वो सारी चीजों की आपको जानकारी हो जाएगी। और उसके बाद फिर आपके साथ स्कैम होने से बच जाएगा, आपके परिचित फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी स्कैम होने से बच जाएगा। तो इसलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जहां तक अमित इसमें प्रकार की बात हो गई, तो इसमें प्राइवेसी लॉज है कि अगर किसी व्यक्ति के जो केवाईसी के डिटेल्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे स्ट्रिक्ट प्रावधान हो गए हैं। बीच में ये भी हुआ था, आधार कार्ड का जो नंबर है वो हम बांटे ना किसी को, उससे भी चीजें लीक हो सकती है। तो प्राइवेसी लॉज को लेकर के काफी स्ट्रिक्ट साइबर लॉज है हमारी कंट्री में। साथ ही साथ जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, इस पे हमने एक सेपरेट से एपिसोड भी किया था कि बौद्धिक संपदा क्या होती है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या चीजें हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में इसके लिए प्रावधान बने गए हैं। साथ ही साथ आपका जो बैकबोन है डाटा प्रोटेक्शन लॉज, आपके जो डाटा रहते इंफॉर्मेशन होती है जो थर्ड पार्टी मिसयूज ना कर ले, उसके लिए भी इसमें कानून बने हुए हैं। साथ ही साथ साइबर क्राइम लॉज, अगर आपके साथ हैकिंग, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो रहा है, ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, उसके लिए भी प्रावधान अब नए सिरे से बन चुके हैं, स्ट्रिक्ट लॉज इसमें बन चुके हैं। साइबर सिक्योरिटी लॉज भी है इसमें। अगर आपको मैलिशियस थ्रेट्स मिल रहे हैं कि आपके ये डेटा को लीक कर देंगे या फिर आपके बैंक खाते को हम निकाल लेंगे या आपका बच्चा हमारे पास है, इस प्रकार के अगर थ्रेट्स आपको आते हैं और जो मैलिशियस होते हैं, तो उसके लिए भी साइबर सिक्योरिटी लॉज बने हुए हैं। ई कॉमर्स लॉज, अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं या फिर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं शॉपिंग के लिए या ऑनलाइन परचेजेस करते हैं, उसके लिए ई कॉमर्स के लॉज भी आपके पास बने हुए हैं। साथ ही साथ कंप्यूटर क्राइम लॉज, जैसे आपके पास अगर आपके ऊपर अगर फिशिंग अटैक हो जाता है, अगर आपके बैंक डेटा कहीं तरीके से लीक हो रही हैं, तो उसके लिए भी स्ट्रिक्ट लॉज बने हैं, तुरंत फ्रीज करने का भी उसमें प्रावधान है। सोशल मीडिया लॉज भी है, अगर आपके खिलाफ में या आपके बिजनेस को डिफेम करने वाला कोई भी कंटेंट अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपलोड हो जाता है, तो उसके लिए भी लॉज बने हुए हैं, उसको तुरंत रिमूव करना और एन नंबर ऑफ उसमें रेमेडीज है। तो वो चीजें भी हमारे पास है। क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन के लिए भी अब धीरे धीरे, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी हमारे कंट्री के लिए न्यू है, तो उसमें भी धीरे धीरे लॉज बन रहे हैं। तो इस प्रकार से कई सारे इसमें प्रकार हैं। जी अमित। बिल्कुल मैम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 में आया था, ये किस तरह का अधिनियम है और किस तरह से साइबर लॉ से ये संबंधित है? जी, ये सबसे पहला लॉ था हमारी कंट्री में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का, जो सूचना का प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का था। इसमें यही बताया गया था कि अगर किसी व्यक्ति के साथ हैकिंग जैसा क्राइम हो जाता है तो उसमें क्या प्रावधान होना चाहिए, उसमें क्या दंड होना चाहिए। जैसे अभी उसके धारा 66 का अगर अवलोकन करेंगे तो 3 साल तक का अगर कोई व्यक्ति हैकिंग करता है तो उसको 3 साल तक की कारावास की सजा हो सकती है और जुर्माना जो 5 लाख तक का हो सकता है, या दोनों, इस प्रकार का उसमें दंड दिया जा सकता है। साथ ही साथ अगर कोई अश्लील कंटेंट अगर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर कोई पब्लिश कर देता है तो उसके लिए भी 3 साल से 5 साल तक का कारावास या दोनों जुर्माना, इस प्रकार का प्रावधान उसमें है। अगर पहली बार कन्विक्शन अगर उसका होता है तो उसमें इस प्रकार का है, अगर दूसरी बार उसी अपराध में कन्विक्शन हो जाता है तो 5 साल से 10 साल तक का कारावास इसमें हो सकता है। तो इस प्रकार से एन नंबर ऑफ इसमें लॉज है। अभी रिसेंटली इसमें डेवलपमेंट देखा गया है, इंडियन पार्लियामेंट ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स
2021 का लाया था, जिसमें ये बताया गया था कि आपको अगर डिजिटल मीडिया के माध्यम से अगर आपके एथिकल स्टैंडर्ड्स फुलफिल नहीं हो रहे हैं तो उसमें भी प्लेटफॉर्म्स को भी पनिशमेंट दी जाएगी और जो व्यक्ति एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहा उसको भी पनिश किया जाएगा। तो उसमें एक और प्रावधान इसमें ये था कि ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाया जाएगा कि डायरेक्टली प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करके कोई पर्सन उस कंटेंट को रिमूव करा सके। और ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे हो गए तो वो भी एथिकल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करें। जैसे आप देखते होंगे अगर आप मूवीज देखने जा रहे हैं तो उसमें डिस्क्लेमर दिखा दिया जाता है कि यहाँ पे जो है धूम्रपान का जो है प्रमोशन नहीं किया जा रहा है या ये सारी चीजें ऑब्सीन एक्ट्स का प्रमोशन नहीं किया जा रहा है। ये डिस्क्लेमर इसीलिए लगाया जाता है कि एथिकल स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करना अनिवार्य है। साथ ही साथ आप साइबर सिक्योरिटी मेजर्स को ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और जो ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, वेबसाइट्स है, वो उस चीज को मेंटेन करे। इसके लिए इस एक्ट में न्यू रेगुलेशंस लाए गए। जी अमित। बिल्कुल मैम, क्या हम इसे ही भारतीय आईटी अधिनियम कह सकते हैं और साइबर अपराध से खुद को ये सुरक्षित कैसे करता है? जी, ये बेसिक लॉ है जो सबसे पहले साइबर क्राइम को रेगुलेट करता है। इसके अलावा अन्य लॉज भी हैं जो साइबर क्राइम को रेगुलेट करते हैं, जिसकी चर्चा अभी हम करेंगे। जैसे डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ 2023 का, ये इसकी अनिवार्यता क्यों हो गई? क्योंकि डिजिटल आइडेंटिटी थेफ्ट कई सिचुएशंस में, कई केसेस में देखा गया कि एक व्यक्ति की आईडी को यूज करके दूसरा व्यक्ति कई सारे ट्रांजैक्शंस कर ले रहा है। एन नंबर ऑफ कंप्लेंट्स आने के बाद ये आवश्यकता दिखी कि इस लॉ को लाना चाहिए, तो इस लॉ को लाया गया। साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइन बाय CERT इन इंडिया की जो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, इन्होंने एक साइबर सिक्योरिटी की गाइडलाइंस को मेंशन कर दिया कि कहां पे साइबर क्राइम हो रहा है, कहां पे नहीं हो रहा है, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए एक गाइडलाइन दे दी गई। साथ ही साथ नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 का बना था, जिसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन, फाइनेंस और बैंकिंग इंफॉर्मेशन जो है सरकार से संबंधित हो या पर्सनल लेवल पे किसी व्यक्ति के संबंधित हो, वो प्रोटेक्टेड रहे, इस चीज का ध्यान रखा जाए। बैंक्स को ये इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए। साथ ही साथ जितने भी प्लेटफॉर्म्स है जो ऑनलाइन मॉनिटर करते हैं, उनको भी ये इंस्ट्रक्शंस दे दी गई कि इन डेटा को प्राइवेट रखा जाए। आप जब भी देखेंगे कि अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, उसका गेटवे काफी ज्यादा सिक्योर होता है। ये इसी वजह से होता है क्योंकि लॉज बने हुए हैं, स्ट्रिक्ट लॉज बने हुए हैं। साथ ही साथ एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ था जिसमें पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 का है। उसमें भी गवर्नमेंट ने कॉम्प्रिहेंसिव एक फ्रेमवर्क दे दिया कि जो हमारे पर्सनल डेटा है उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। और एक साइबर सेल का इन्वेस्टिगेशन सेल बना है। अगर आपके साथ साइबर क्राइम होता है तो आपको आप इमीडिएटली साइबर सेल में रिपोर्ट करना अनिवार्य है। आप पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, पुलिस स्टेशन डायरेक्टली साइबर सेल तक आपको पहुंचा देगी, आपको बता देगी। डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। आपकी अगर कोई भी चीज हो रही है, साइबर क्राइम आपके अगेंस्ट में हो रहा है, आप ऑनलाइन माध्यम से भी उसकी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। साथ ही साथ आप फिजिकली जाके भी वहां पे कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। तो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल एक ग्राउंड लेवल पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, कंप्लेंट्स का संज्ञान लेने के लिए और उस पर कार्रवाई करने के लिए उसका गठन किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस प्रकार से एन नंबर ऑफ लॉज है। आईटी लॉ के अतिरिक्त भी ये सारे लॉज है जिसमें आप अपने ग्रीवांसेस का रिड्रेसल ले सकते हैं। जी अमित। बिल्कुल मैम, सोशल मीडिया की कितनी जिम्मेदारी हम कह सकते हैं इन कानूनों में होती है? जी, सबसे पहले सोशल मीडिया की हम बात करें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम हो गया, साथ ही साथ मार्केट प्लेस हो गया, ईबे, अमेजॉन, एन नंबर ऑफ फ्लिपकार्ट, रिव्यू साइट्स हो गई, येल्प, गूगल रिव्यूज, ये सारे जो साइट्स हो गए, ब्लॉग्स एंड फोरम्स हो गए, ऑनलाइन न्यूज प्लेटफॉर्म्स हो गए, वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स हो गए, लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हो गए, जैसे फेसबुक लाइव, ट्विट, यूट्यूब, ये सारी जो इन पे ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे काफी ज्यादा सेंसिटिव कंटेंट भी सर्कुलेट किया जा सकता है। तो जहां तक रोल का सवाल है ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म्स का, तो ये काफी ज्यादा अनिवार्य हो जाता है कि उनकी वो अपने दायित्वों को समझे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझे और रॉन्ग मैसेज या डिफर्मेटरी कंटेंट, मानहानि वाला कंटेंट या ऑब्सीन अश्लील कंटेंट या बच्चों के लिए जो सेफ गार्ड ना हो वो कंटेंट, ये सब चीजों को रेगुलेट मॉनिटर करे। क्योंकि प्राइमा फेसी लाइबिलिटी प्लेटफॉर्म की होती है जो उसको पब्लिश करे। तो जैसे प्लेटफॉर्म ने अगर कोई डिफर्मेटरी कंटेंट किया है, उसमें आप प्लेटफॉर्म को कंप्लेन कर सकते हैं ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म से। अगर वो कंटेंट रिमूव नहीं होता तो आप प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट भी कार्रवाई करवा सकते हैं। साथ ही साथ अगर इलीगल या ऑफेंसिव कंटेंट भी अगर प्लेटफॉर्म्स अगर प्रोमलगेट करती है या सर्कुलेट करती है तो उसके लिए भी लाइबिलिटी प्लेटफॉर्म की ही होती है। साथ ही साथ
ड्यूटी होती है उनकी कि जो यूजर्स है उनका डाटा और प्राइवेसी की भी प्रोटेक्शन वो करे। आज की डेट में आप देखते हैं कि अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जितनी इन्फॉर्मेशन एक व्यक्ति शेयर कर देता है उसको यूज करके भी स्कैमस्टर्स जो है वो स्कैम कर जाते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखना आपकी प्राइमा फेसी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उतना ज्यादा शेयर ना करें, जितना आवश्यकता से ज्यादा हो उससे ज्यादा आप प्लेटफॉर्म्स पे शेयर ना करें। अगर आप करते हैं और उसको रेगुलेट नहीं करते प्लेटफॉर्म्स, तो अगर जहां तक मुमकिन हो प्लेटफॉर्म्स रेगुलेट करेंगे, और अगर नहीं करते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटते हैं तो उनके खिलाफ भी आप कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसीलिए सोशल मीडिया का काफी ज्यादा इसमें रोल हो जाता है। इसमें कई सारे लॉज होते हैं, जैसे हमने अभी कुछ लॉज के बारे में चर्चा किया। उसी के साथ साथ जो हमारे बेसिक लॉज हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और जितने भी अभी रिसेंट लॉज है, डाटा प्रोटेक्शन लॉज हो गए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज है, ये भी यहाँ पे रोल में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का काफी ज्यादा इसमें रोल होता है। जी अमित। बिल्कुल मैम, साइबर अपमान में जिम्मेदारी ये क्या होता है? जी, जब हम डिफेमेशन की बात करते हैं तो डिफेम होना किसी व्यक्ति को, अगर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उसको डिफेम करते हैं, इसको एग्जांपल से समझते हैं कि मेरा एक बिजनेस है, मेरा लैपटॉप्स का बिजनेस है, और मैं मेरे बारे में आप ये सर्कुलेट कर देते हैं कि ये तो सेकंड हैंड लैपटॉप्स को फर्स्ट हैंड बना करके बेचती है, ये आपने मुझे मानहानि कर दी प्लेटफॉर्म्स में, इस प्रकार से मेरे बारे में आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी। तो इस पे मैं कंप्लेन लॉन्च कर सकती हूँ और इसको रिमूव करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। और इसमें मैं प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट भी, और प्लेटफॉर्म क्योंकि उसकी पुष्टि किए बगैर उस चीज को सर्कुलेट कर रही है, तो प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट भी और साथ ही साथ आपके अगेंस्ट भी आईपीसी, जो भारतीय डिफॉर्मेशन के जितने लॉज है 499 जो पहले आईपीसी हुआ करता था, उसमें मैं कंप्लेन लॉन्च कर सकती थी। साथ ही साथ मैं इसमें सेक्शन 65, 79 आईटी एक्ट का भी इसके तहत भी मैं कंप्लेन लॉन्च कर सकती हूँ। उस कंटेंट को मैं इमीडिएटली रिमूव करने के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। तो इस प्रकार से डिफॉर्मेशन अगर होता है किसी व्यक्ति का तो उसको लाइबल माना जाता है। और इसमें जब लाइबिलिटी आ जाती है डिफॉर्मेशन लॉज में, तो उसमें कार्रवाई भी क्रिमिनल वे में भी चल सकती है और सिविल वे में भी चल सकती है। मैं उस केस में कंपेंसेशन भी क्लेम कर सकती हूँ। तो इस प्रकार से अगर किसी कंटेंट को किसी व्यक्ति को डिफेम किया जाता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, एन नंबर ऑफ उसमें एक्सेप्शंस भी है डिफॉर्मेशन के, लेकिन अगर मुझे किया जाता है तो मैं उसके खिलाफ में कार्रवाई कर सकती हूँ। जी अमित। बिल्कुल मैम, साइबर लॉज में व्यापार में सुरक्षा ये किस तरह का टर्म है? क्या हम ये माने कि जितने भी बिजनेस क्लास के लोग हैं उनके लिए सबसे ज्यादा ये कानून अहम हो जाता है? जी, सबसे पहले बिजनेस क्लास के जो लोग होते हैं सबसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। साइबर क्राइम के लिए सबसे बड़े विक्टिम्स बिजनेस क्लास के लोग ही होते हैं, क्योंकि उनके पास होते हैं पैसा, साथ ही साथ उनकी रेपुटेशन और कई सारी चीजें जुड़ी होती हैं। उनको जरूरी होता है कि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बने रहें। तो उनके लिए दिक्कत ये आ जाती है कि क्योंकि उनके बैंक डिटेल्स है, उनके साथ फिशिंग वाला क्राइम हो सकता है, साथ ही साथ उनके साथ आइडेंटिटी थेफ्ट वाला क्राइम हो सकता है, उनको रैंसम मांगा जा सकता है उनसे। तो इसीलिए एम्प्लॉइज का जो एजुकेशन है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो उनका हैंडल करते हैं बिजनेस क्लास के जो लोग हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए कि तुम इन सब स्कैम से कैसे बच सको। साथ ही साथ जो सस्पिशियस ईमेल्स होते हैं उसमें आप कभी भी क्लिक ना करें, अनवेरिफाइड जो लिंक्स होते हैं उसमें आप कभी भी क्लिक ना करें। अपने पासवर्ड को एकदम स्ट्रिक्ट ऐसा रखें कि वो अनआइडेंटिफाइड रहे, एकदम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जिसको बोलते हैं, उसको आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हर एक जगह पे आप उसको प्लेस करके रखें। साथ ही साथ एक मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, किसी भी आप प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं आप ये देखते हैं कि आपको फिंगरप्रिंट भी देना होगा और आपको पासवर्ड भी देना होगा। तो डबल वेरिफिकेशन, अगर मल्टीपल आप उसमें सिक्योरिटी मेजर्स लगा देते हैं तो ये कम चांसेस होते हैं कि आपके साथ स्कैम हो या आपके अकाउंट को कोई एक्सेस कर सके। साथ ही साथ नेटवर्क की जो सिक्योरिटी है उसको आप ध्यान रखें, अपने इंस्टेंट फायरवॉल्स और इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन प्रिवेंशन सिस्टम्स अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके रखें, अपने सॉफ्टवेयर को रेगुलरली अपडेट करते रहें, ऑपरेटिंग सिस्टम को भी अपडेट करते रहे, अपना जो इंक्रिप्शन है सेंसिटिव डाटा का ट्रांसमिशन का उसको इंक्रिप्टेड रखें। ऐसा ना हो कि आपका सेंसिटिव डाटा आप ईमेल के जरिए भेज रहे हैं विदाउट एनी इंस्क्रिप्शन और वो लीक हो जाए, तो उस चीज का आप ध्यान रखें। तो बिजनेस क्लास के जो लोग होते हैं उनके लिए कई ज्यादा जरूरी होता है कि वो इन सारे प्रिकॉशंस का ध्यान रखें। साथ ही साथ आप बैकअप करके भी रखें और अपनी बैकअप की रिकवरी के लिए भी प्रयत्नशील रहें। और जरूरी नहीं है कि आप ऑनलाइन तरीके से ही बैकअप करके रखें, ऑफलाइन भी उसको आप बैकअप करके रखें, सो दैट कि कभी भी आपको इन्फॉर्मेशन की जरूरत हो तो आप तुरंत उसको एक्सेस कर सकें। तो ये सारी चीजें हैं, आप इन सारी चीजों का ध्यान अगर रखते हैं, सिक्योरिटी पॉलिसीज का ध्यान रखते हैं, तो आपके साथ क्राइम होना कम होगा या
आपके साथ क्राइम रेट्स कम होंगे। अभी क्योंकि बढ़ते केसेस हो रहे हैं साइबर क्राइम्स के, तो ये जरूरी हो जाता है कि आप प्रिकॉशंस क्या क्या रखें। जी अमित। बिल्कुल मैम, जैसे कि चर्चा की शुरुआत में हमने एआई और डीप फेक का जिक्र किया था, तो क्या वो भी इन साइबर लॉज के अधीन आते हैं या उनके लिए कुछ अलग से प्रावधान किए गए हैं? डेफिनेटली, जब हम डीप फेक की बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का वीडियो कॉल आ रहा है, किसी इंस्पेक्टर का वीडियो कॉल आ रहा है, तो वहीं पे जो अपराधी है वो एक आइडेंटिटी थेफ्ट कर रहा है किसी व्यक्ति का। दूसरी बात, अगर वो रैंसम मांग रहा है, पहली बात वो इलीगल एक्टिविटी है तो उसमें उसके चार्जेस अलग से लग जाएंगे। साथ ही साथ अगर वो रैंसम मांग रहा है तो वो भी साइबर अपराध वो कर रहा है, आईटी एक्ट के अंतर्गत अपराध कर रहा है, और इवन एक्सटॉर्शन का अपराध भी वो घटित कर रहा है। तो जब ऐसे झांसे में कोई व्यक्ति अगर फंस रहा है तो वो लाभ प्राप्त करके तो चला जाता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके तो चला जाता है, ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उसको ट्रेस बैक करना। इसीलिए आपको एजुकेटेड रहना जरूरी है कि अगर इस प्रकार का आपको डीप फेक कोई कॉल आए तो आप उसको तुरंत एक बार उसकी पुष्टि कर लें। पुष्टि करें। साथ ही साथ अगर इस प्रकार का ये तो हो गया फिरौती की मांग की बात। दूसरी, अगर आपका बच्चा किडनैप हुआ है, इस प्रकार का अगर आपको कॉल आता है तो आप डायरेक्टली रैंसम ना पुटअप करें, ना उनको दें, आप इमीडिएटली साइबर सेल में उसको रिपोर्ट करें। अगर आप पुलिस थाने जाते हैं और वहां से सस्पिशियस एक्टिविटी का जो सोर्स है उसका पता चल जाता है, तो उस वे में साइबर सेल इमीडिएटली एक्टिव होगी, इमीडिएटली उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, आईपी एड्रेस वगैरह ट्रेस किया जाएगा, और कई सारी उसमें प्रोसेस होता है तो वो किया जाएगा। तो आपको डरना नहीं है, आपको बस अपनी अथॉरिटीज पे ट्रस्ट रखना है। और अभी क्योंकि डेवलप हो रहे हैं ये लॉज और काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉज हो गए हैं, इसमें पनिशमेंट्स भी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं, तो इसके लिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके साथ इस प्रकार का होता है, आप इमीडिएटली उसको रिपोर्ट करें, ऑनलाइन माध्यम से भी आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। जी अमित। बिल्कुल मैम, एक्सटॉर्शन की तरह इस एक्सटॉर्शन का ट्रेंड काफी हम देख रहे हैं 2-3 सालों में बढ़ा है, और काफी लोग जागरूक होने के बाद भी आप क्या वजह मानती हैं कि इस तरह की चीजों की झांसे में आ जाते हैं, इसका शिकार हो जाते हैं? जी, इसका सबसे बेसिक रीजन है डर। अगर कोई अपराधी आपके बारे में 4 इंफॉर्मेशन सही दे देता है कि हाँ, कि आपका बच्चा इतने इतने साल का है और वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे पकड़ा गया, इस प्रकार से हमने उसको पकड़ लिया है, ये उससे बात कर लीजिए, तो यहाँ पे एक व्यक्ति के मन में आ जाता है डर, और उसी डर का लाभ उठा करके अपराधी वहां पे पैसे कमा लेता है, या रैंसम कमा लेता है, या अपराध घटित कर देता है किसी भी प्रकार का। सेकेंडली, सिर्फ डीप फेक की बात ना करते हैं हम, इसमें एन नंबर ऑफ प्राइवेट डेटा लीक की भी बात इसमें करते हैं, क्योंकि ये भी कई सारे लोगों के साथ ये चीज हो गई है कि उनके प्राइवेट डेटा को लीक करने की धमकी देने के नाम पे भी एक्सटॉर्शन किया जाता है। तो ये भी अपने आप में एक अपराध है, इसको भी बहुत ही गंभीरता से लेना है। आपको इसमें नहीं डरना है कि अगर मैं पुलिस अथॉरिटीज के पास गया तो फिर ये डेटा लीक हो जाएगा, तो फिर मेरा क्या होगा, एन नंबर ऑफ थिंग्स। आपको, अगर आप सही हैं तो आप डेफिनेटली पुलिस अथॉरिटीज की शरण ले, अदरवाइज ये अपराधी अगर एक बार आपने उनको पैसे दे दिए तो वो एन नंबर ऑफ ओकेजन्स में आपसे अलग अलग तरीके से पैसे एक्सटॉर्ट करेगा। तो आपको जागरूक रहना है अपने अधिकारों को लेकर के, आपको डरना बिल्कुल नहीं है। आप इमीडिएटली अथॉरिटीज की शरण ले, और आप एजुकेटेड रहें। और ज्यादा इसमें जानकारी अगर आपको लेनी, गवर्नमेंट पोर्टल्स में भी इस प्रकार की जानकारी है। अगर आपके साथ एटीएम या फिर आपको कॉल्स पे जो ओटीपी शेयरिंग वाला है, उसके लिए भी कंपनीज को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि वो बताएं कि हम ऐसे कॉल्स पे या इस पे एसएमएस पे ओटीपी नहीं मांगते। तो ये आप कई सारे ओकेजन्स में आपने सुना भी होगा कि इस प्रकार के कॉल्स भी आपको आते हैं कंपनी से डायरेक्ट, क्योंकि कई ओकेजन्स में ऐसा हो चुका है। सेकेंडली होता है स्क्रीन शेयरिंग। कोई अपराधी कोई ऐसा ऐप आपके फोन में इंस्टॉल करवा देता है और बोलता है कि ये चीज डालिए, और उसमें आपकी क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन जो है वो भी वो रीड कर सकता है। तो आप उसके लिए भी अपने आप को कई सारे माध्यम से स्ट्रिक्टली रखें, एंटीवायरस चीजें अपने फोन्स में, अपने लैपटॉप्स में इंस्टॉल करके रखें। तो इस प्रकार से आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रख सकते हैं। और अगर आपके साथ गलती से इस प्रकार का अपराध हो जाता है तो आप डेफिनेटली अब कार्रवाई उसमें करवाइए, अदरवाइज बच के अगर निकल गया अपराधी, उसको बढ़ावा मिल जाएगा। बिल्कुल मैम, एक अहम सवाल ये भी है कि जो धाराएं लगती हैं साइबर अपराध करने पर, क्या वो जमानती होती हैं, या फिर अब इसमें जब संशोधन हुआ है तो कड़े प्रावधान इसमें शामिल किए गए हैं? जी, अभी इसमें कड़े प्रावधान शामिल कर दिए गए हैं अमित। इसमें देखा जाएगा कि जब तक इन्वेस्टिगेशन होगा तब तक हार्डली जमानत ऐसे अपराधों में मिलेगी। और अगर सेंसिटिव, अगर बाल जो पोर्नोग्राफी की जब बात करते हैं, बच्चों की पोर्नोग्राफी, उसमें बिल्कुल भी बेल का प्रावधान नहीं है। एन नंबर ऑफ ऑफेंसेस है, उसमें बेलेबल नॉन बेलेबल का
सारा उसमें मेंशन्ड है कि कौन से अपराध बेलेबल है। जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी या कोई भी पोर्नोग्राफी शेयरिंग अगर है तो उसमें बिल्कुल भी नहीं है। ऑनलाइन अगर डेटा ट्रांसफर का है या फिर ऑनलाइन हरासमेंट का है, छोटे अपराधों में बेल का प्रावधान है, बट बड़े अपराधों में बेल का इसमें प्रावधान नहीं है। और साथ ही साथ इसमें अगर व्यक्ति जो जिसके पास जिसने ये क्राइम किया है, अगर वो बेल पे अगर रिहा हो जाएगा तो ऑब्वियसली उसके हाथ में कहीं ना कहीं से सिस्टम आ जाएगा, तो वो वापस से वो अपराध करेगा। तो कोर्ट्स इस चीज को कंसिडर करती है और उसमें स्ट्रिक्ट लॉज काफी ज्यादा हैं। और अगर स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में तो बहुत मुश्किल होता है उसको उस अपराध में बेल मिलने का। जी अमित। तो आज लीगल लिटरेसी में हमने चर्चा की साइबर कानूनों पर। हमने जाना कि किस तरह से आईटी एक्ट 2000 के अस्तित्व में आने के बाद और सोशल मीडिया के विस्तार से इन कानूनों की उपयोगिता बढ़ी है और किस तरह अब ये कानून एक वृहद रूप ले चुके हैं। इस विषय पर हाईकोर्ट अधिवक्ता सिमरन कौर लूथरा जी ने हमें विस्तार से जानकारी दी। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस शो पर आने के लिए। नमस्कार। और इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।